नमस्कार। 29 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं आज का एक क्विज। तो क्विज में हम बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की, उनके आंसर जो है वीडियो के अंत में दूंगा। तो पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही है? फीफा ने 2020 की रैंकिंग जारी की है और उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है ये आपको बताना है। और स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए कैप्टन अर्जुन क्या है? ये एक रोबोट है। किस रेलवे जोन ने प्रयोग करना प्रारंभ किया है? आपको उस रेलवे जोन का नाम बताना है जिसने कैप्टन अर्जुन को रोबोट को स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए प्रयोग करना स्टार्ट किया है। घर घर निगरानी ऐप किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? ये जो है घर घर निगरानी की जाएगी, अर्थात जो लोग क्वारंटाइन हैं उनकी, और जो लोग जिन जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनकी निगरानी के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये किस राज्य ने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बन गया? तो निर्माण क्षेत्र का वह पहला संगठन जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है वो आपको बताना है। और सहकार मित्र योजना जो कि सब श्रमिकों के लिए थी, जिससे जो है उनको रोजगार मिल सकेगा, इसको जो है किसने प्रारंभ किया, अर्थात इसका शुभारंभ किसने किया था? किस पुलिस ने, अर्थात किस राज्य की पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है और क्यों किया है इस स्त्री कार्यक्रम को? और किस राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना योद्धा घोषित किया गया है? और छात्रावास के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? एक्चुअली ये जो आदिवासी छात्रावास है उनके लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। और पंचवटी योजना किस राज्य की है? ये जो पंचवटी योजना है ये वृद्ध लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, अर्थात जिन उनको जो है एक पार्क बना कर दिए गए हैं, पंचवटी पार्क, जिससे उनको सभी प्रकार की उनकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर उनको मिल सकें। तो किस राज्य में बनाए गए हैं? और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड के किस स्थान पर सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको आपको बताना है। तो इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वीडियो के अंत में दूंगा। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। तो हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है। अर्थात जो आईएसए है उसमें जो है 7 नए क्षेत्र सम्मिलित कर दिए गए हैं। ये कौन है? ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को 2 स्थान मिले हैं, 2 जगहें उत्तर प्रदेश की गई हैं और बाकी सभी जो है राज्यों की एक एक। तो इसको किसने किया है? ये प्रहलाद सिंह जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ को, इन 2 जगहों को पुरातत्व में शामिल किया गया है। और तमिलनाडु के त्रिची को, और पश्चिम बंगाल में रायगंज को, और गुजरात में राजकोट को, और मध्य प्रदेश में जबलपुर को, और कर्नाटक में हम्पी को। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखिएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ को, तमिलनाडु में त्रिची को, पश्चिम बंगाल में रायगंज को, गुजरात में राजकोट को, और मध्य प्रदेश में जबलपुर को, और कर्नाटक में हम्पी को। और हम्पी जो है ये जो है मिनी सर्किल को पूर्ण सर्किल में बदलने की घोषणा की गई है। किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? अभी जो हम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, जिसका पूरा नाम MHRD था, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका पूरा नाम था, उसका नया नाम नई शिक्षा नीति के बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और उसी का जो विभाग है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है सुश्री सुधा पेनुली को। और अगर हम बात करें सुश्री सुधा पेनुलू, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अध्यापिका हैं, और उनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार जो है इस वर्ष 47 शिक्षकों में से इनको चुना गया है। और इसे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिया जाता है। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसका जो विभाग है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसके द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की जाती है, एक निर्णायक मंडल गठित किया जाता है, जिसके द्वारा इसकी स्वीकृति की जाती है। देखिए, प्रदीप कुमार जोशी का नाम याद रखिएगा, जो इस बार के इन्होंने यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं ये बन गए हैं। और इन्होंने ये भी एक अध्यापक हैं और काफ़ी समय तक जो है अध्यापन जीवन से जुड़े हुए रहे हैं, और ये बरेली में काफ़ी समय तक अध्यापक रहे हैं। ये उत्तराखंड के निवासी हैं
और सचिन अवस्थी, इनको जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है गंगा यात्रा निकाली थी। और कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ एशिया रीजन के लिए अवार्ड दिया गया है इनकी बुक के लिए। इनकी बुक का नाम क्या है? द इंडियन टी एंड स्नेक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीयों की मदद करने के लिए एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। देखिए उत्तर प्रदेश के, अगर इसके बारे में बात करें एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल के बारे में, तो इसका कार्य जो होगा, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको मदद करने के लिए कार्य करेगा, जिससे जो एनआरआईज होंगे, जो प्रवासी भारतीय होंगे, वो अपने जो स्थानीय मुद्दे होंगे, वो जो उनके मुद्दे होंगे, चाहे वो परिवार के हों या घर के हों या स्थानीय प्रशासन संबंधित हों, वो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। और इसके द्वारा क्या करेगी यूपी गवर्नमेंट जो है, जो विभिन्न देशों में राज्य के प्रवासी हैं उनका जो है डेटाबेस इकट्ठा करेगी, और उसके बाद उनकी जो है आपात स्थिति में, जैसे किसी देश में कितने उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं ये पता लगाया जा सकेगा, और किसी भी आपदा की स्थिति में वहाँ से उनको निकालने या यहाँ से किसी को विदेश जाने में सहायता की जा सकेगी। चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, जो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया था, और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, और 800 किलोमीटर हर्बल सड़क भी उत्तर प्रदेश में बनाने जाने का प्लान किया गया है, और श्रमिक कल्याण आयोग और प्रवासी आयोग भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, और एंटीजन टेस्ट भी करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, और सभी थानों और सभी जगहों पर हॉस्पिटल्स में हेल्प डेस्क बनाने वाला भी राज्य बना था उत्तर प्रदेश। देखिए अगर कुछ और बात करें तो पूल टेस्टिंग भी करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, और यहाँ एक योजना स्टार्ट की गई थी, बाल श्रमिक विद्याधन योजना, जिसमें जो श्रमिक हैं उन बच्चों को, जो बच्चे श्रमिक हैं उनमें जो बालक हैं उनको 1000 रुपये, और जो बालिकाएँ हैं उनको 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे, और 6000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए। तो ये याद रखिएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला हॉस्पिटल बनाया था लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसे भी याद रखिएगा। और गौ हत्या जो निवारक अधिनियम था उसमें भी संशोधन किया था उत्तर प्रदेश ने, और मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर ज़िला है, जहाँ से जो है एक जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर से, उसका नाम क्या है? टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं और जिसको बनाया जाता है गोरखपुर में, और उसी को इस बार जीआई टैग दिया गया है। तो इन सारे प्रश्नों के जो है उत्तर याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य सारी योजनाएं भी आपको अवगत करा दी जाएंगी। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एचडीएफसी ने बैंकों से ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए ये साझेदारी की है एडोब के साथ में। एडोब क्या है? एडोब जो है एक रीडर है, और उसके साथ में साझेदारी की है एचडीएफसी ने। एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसने जो है अभी ई किसान ऐप लॉन्च किया था, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी डेडिकेट किया था। देखिए इससे होगा क्या, इससे जो है जो डिजिटल अनुभव हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अर्थात कैसे कि एचडीएफसी किसी भी समय और कहीं पर भी उसके जो ग्राहक होंगे, चाहे वो नए हों और चाहे वो मौजूदा ग्राहक हों, उनको व्यक्तिगत रूप से डिजिटल अनुभव प्रदान किया जा सकेगा। आईआईटी एलुमनाई काउंसिलिंग ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किसके देश के साथ समझौता किया है? देखिए ये विकसित कौन करेगा? आईआईटी एलुमनाई काउंसिलिंग। और क्या करेगी? क्वांटम कंप्यूटर। देखिए दिस इज़ हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर, और ये जो है दुनिया के सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर होंगे, और सबसे बड़े और सबसे तेज़ कंप्यूटर होंगे, और इनको जो है रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो है MSU, उसके साथ समझौता किया गया है। तो ये समझौता किया गया है रूस के साथ में। अच्छा हम बात कर लेते हैं आईआईटी एलुमनाई के साथ में। जो आईआईटी एलुमनाई है ये वहाँ के जो पूर्व छात्र होते हैं आईआईटीज़ के, और वहाँ के जो
प्रोफेसर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं और जो वर्तमान छात्र होते हैं, उन सभी को मिलाकर एक जो संगठन बनता है उसको बोलते हैं IIT एलुमनाई काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी ने। और इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है जिसमें जो है एक श्रद्धांजलि दी गई है जो 1971 में शहीद हुए थे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, क्योंकि उसी समय 1971 के युद्ध के बाद में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बुक लॉन्च की गई है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और जो हमारे NSA हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी और जो CDS हैं बिपिन रावत जी और जो MMN अर्थात मनोज मुकुंद नरवणे, इनके जो है संदेश भी दिए गए हैं। अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक प्रख्यात कंप्यूटर डिज़ाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जर्नल इंजन जो था उसके साथ में मिलकर 225 GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था। GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था और जो पीओएस मशीन होती है उसको भी इन्होंने विकसित किया था और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था और सबसे पहले उसको पेटेंट भी इन्होंने कराया था। अच्छा, अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग से थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ये जो स्पीलबर्ग हैं, जो स्टीवन स्पीलबर्ग जो कि एक निर्देशक हैं, उनके पिता ये इनके जो है पिता हैं। किस देश के ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर लिया है? तो ये ब्रायन ब्रदर्स माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन्होंने जो अभी हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है और ये टेनिस प्लेयर थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने ये बहुत अच्छी जोड़ी थी और इन्होंने 26 सीजन में लगभग 119 ट्रॉफी जीती, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम और 9 ATP ये भी इन्होंने जीते थे और यहाँ तक इन्होंने ओलंपिक गोल्ड भी जीता है। 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी भारत देश करेगा अपना। देखिए भारत में 2021 में खेलो इंडिया गेम होंगे जिसमें कई सारे देशों के प्रतिनिधि आएंगे, खिलाड़ी आएंगे और उसी के साथ में भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स खेल भी करा ली जाए, जिससे वो खेलो इंडिया गेम को आसानी से और अधिक नज़दीकी से देख सकेंगे। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, देखिए तो ब्रिक्स है, ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के समूह को बोलते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं वर्चुअल बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? देखिए इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर S जयशंकर ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने इनका साथ दिया है जो वहाँ के इनके समकक्ष थे काम विन मिन, इन्होंने इसका साथ दिया है। और ये जो बैठक है, जो 17th वर्चुअल बैठक हुई है, इसमें जो है आर्थिक और रक्षा क्षेत्र के सहयोग की बात हुई है, नई टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई थी और असैन्य जो परमाणु ऊर्जा है उसके बारे में बात की गई है, समझौते हुए हैं और स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में समझौते हुए हैं और आसपास के देशों में किस प्रकार के घनिष्ठ संबंध हो रहे हैं, किस प्रकार से जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में ये कुछ समझौते किए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट समझौता ये हुआ है रक्षा क्षेत्र में कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि काफ़ी लंबे समय से मांग थी वियतनाम की, उसको जो है ये पूरा करेगा और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भारत सेल करेगा। इससे 2 प्रभाव पड़ेंगे, एक तो जो चाइना है उस पर हम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे साउथ चाइना सी में, और दूसरा जो है हमारी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है और जो सेलिंग कैपेसिटी और मेड इन इंडिया है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, जिससे जो वहाँ के आसपास के कई देश हैं वो भी इसके लिए प्रेरित होंगे। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विज्ञान परिषद NCPUL द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष, तो वो हैं डॉक्टर अकील अहमद। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे जो है
जो उर्दू भाषा के कवि हैं, जो पोएट हैं, जो वहाँ के गीतकार हैं उर्दू भाषा के, उनको जो है सम्मान दिया जा सके और उर्दू भाषा को बढ़ाया जा सके। अभी हाल ही में टिकटॉक के सीईओ पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अभी हाल ही में टिकटॉक के सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे दिया है केविन मेयर ने। देखिए, टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया। ये जो है शॉर्ट वीडियो का काफ़ी प्रचलित ऐप था। इसको भारत में जब बैन किया गया तो अन्य देशों में भी इसको बैन करने की मांग उठने लगी। तो जब मांग ये अमेरिका में उठी तो इसको टिकटॉक ने, अमेरिका ने इस पर काफ़ी दबाव डाला, जिसकी वजह से केविन मेयर ने इससे इस्तीफ़ा दे दिया है। देखिए, हम बात करें झांग येमिंग की, ये जो टिकटॉक के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइटे डांस, ये इसकी पेरेंट कंपनी, इसी के द्वारा ये टिकटॉक बनाया गया है। मासू अस्कावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी उपाध्यक्ष बन गए हैं, जो भारत के चुनाव आयुक्त थे। क्विज देख लेते हैं। तो फीफा की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही है 108। और स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए जो कैप्टन अर्जुन रोबोट है, इसको जो है चलाया जाएगा मध्य रेलवे के द्वारा। अच्छा, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? और घर घर निगरानी ऐप जो कि बनाया गया था क्वारंटाइन हुए मरीजों की देखरेख के लिए, इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। और पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुखवीर सिंह संधू, जिनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है और क्यों? देखिए, स्त्रियों को सम्मान देने के लिए देखिए स्त्रियों पर जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उन पर जो हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए और उनको जो है सुदृढ़ीकरण और उनको जो है इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये स्त्री प्रोग्राम चलाया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। महिला सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और किस राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना युद्ध घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित किया है। और छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। उड़ीसा को भी हाल ही में आदिवासी छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। और पंचवटी योजना है वो वृद्ध लोगों के लिए है, जिससे जो है वृद्ध लोगों को जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक पंचवटी पार्क बनाया जाएगा, जिसमें उनको ये सारी चीज़ें पूरी की जा सकें। और इसको बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क ये बनाया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।